दोस्तों आज हम लोग जो है वह भूगोल कक्षा 12 का जो है मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इस अध्याय में पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मनुष्य के साथ प्रकृति का संबंध, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का कैसे आदिम युग से आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए उसका विकास किया। इसके अंतर्गत हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र है क्या, हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली कक्षा में जो हम पुस्तक हम लोग पढ़े थे उसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और जबकि इस समय जो हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक कक्षा 12 का, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यानी कि मानव भूगोल है क्या, इसके अंतर्गत मानव के साथ प्रकृति का क्या संबंध रहा, मानव जो है प्रकृति के साथ किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से मानव का प्रकृतिकरण हुआ या प्रकृति का मानवीकरण हुआ, धीरे धीरे करके मनुष्य किस प्रकार से आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके जो है वह प्रकृति के साथ जो है वह संबंध स्थापित किए। मानव भूगोल का हम लोग परिभाषा देख सकते हैं। यहाँ पर मानव भूगोल जो है मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम जो है प्रकृति के साथ संबंध जो होते हैं उसी का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। यानी कि मानव भूगोल के अस्थिर पृथ्वी, जो पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन है। इस मानव भूगोल का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे कि मानव किस प्रकार से प्रकृति के साथ जो है अपना संबंध स्थापित किया, प्रकृति के साथ वह किस प्रकार से कार्य किया, प्रकृति के साथ कैसे संघर्ष करके वह आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके जो है वह प्रकृति को अपने अनुकूल बनाया। तो इसके अंतर्गत जो है डार्विन ने भी इसके लिए बताया था, जिसके अंतर्गत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के प्रक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र यहाँ हम लोग देखते हैं, जिसमें है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल और पर्यटन भूगोल। यानी कि मानव जो है प्रारंभिक यानी कि आदि मानव से जो आधुनिक मानव है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुए। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, आदि मानव आज के आधुनिक मानव में किस प्रकार से परिवर्तित हुए। तो आदि मानव काल में मनुष्य प्रकृति पर ही ज़्यादातर निर्भर रहता था और उस समय उसे हम लोग कहते थे नियतिवाद, और दूसरा है संभववाद। नियतिवाद का मतलब होता है कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का हम जो है सेवन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, यानी कि जो प्रकृति उपलब्ध संसाधन होते हैं उसी का हम लोग जो है उपयोग करते आ रहे थे पुराने समय से। तो आदि मानव जो थे जिसके पास तकनीक का उतना ज्ञान नहीं था, तो वे लोग जो है प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे, नियतिवाद के विचारधारा से संबंध रखते थे। तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। इन्हीं विचारों में भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, दूसरा है हम लोग का संभववाद विचारधारा, और तीसरा है नव निश्चयवाद विचारधारा। यानी कि तीन विचारधाराएं हम लोग यहाँ देख सकते हैं। नियतिवाद जो प्रारंभिक विचारधारा था, दूसरा जो संभववाद विचारधारा था जिसके अंतर्गत प्रकृति के साथ अपने अनुकूल परिवर्तन करने की धारा, और नव निश्चयवाद यानी कि दोनों के बीच की, जिसमें प्रकृति को नियति और संभववाद यानी कि आधुनिकता के बीच में संबंध स्थापित करके प्रकृति के साथ जो है वह संबंध स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, ताकि प्रकृति जो है हमारा साथ दे सके, मनुष्य जो है प्रकृति के साथ बेहतर ढंग से रह करके काम कर सके। रैटजेल, हम्बोल्ट आदि जो है भूगोलवेताओं ने जो है अनेक विचारधाराओं को यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसे हस्टिंग के अनुसार जो है भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय होता है।
अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा क्या है। तो इसके अंतर्गत रेडजेल, रिटर, हम्बोल्ट इसके जो है प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में मानव जो है आदिम अवस्था में था और उसने प्रकृति के अनुसार जो है स्वयं को ढाल लिया था, यानी कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का वह उपभोग करता था। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही निम्न था, मानव विकास की भी बहुत कम हुए थे। मानव प्रकृति का सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसी के क्षमता के अनुसार जो है वह कार्य करता था और मनुष्य जो है प्रकृति की प्रचंडता से भी डरता था। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। अतः हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत हम लोग कार्य करते थे और इसलिए इसे पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया गया था। इसके जो है प्रबल समर्थक थे रेडजेल, रिटर और हम्बोल्ट थे। रेडजेल ने जैसा कि कहा था अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोजियोग्राफी में कि भूगोल, मानव भूगोल का उसे जनक भी कहा जाता है। उसने कहा था कि पृथ्वी तल, मानव समाज और भूपृष्ठ के बीच पारस्परिक संबंधों का यह संश्लिष्ट अध्ययन होता है। रेडजेल के शिष्य एलन सैंपल ने कहा था, जिसके अनुसार जो है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, भौगोलिक, पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के बीच का पारस्परिक अध्ययन जो है वह मानव भूगोल कहलाता है। तो प्राचीन भूगोलवेताओं ने जो है नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा के लिए अनेक जो है वह अपने विचारों को प्रकट किया था, जिसके अंतर्गत नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा को डिटेल में या कह सकते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण के साथ समझाने का प्रयास किया था। इसमें संघर्ष भी हुए थे। संघर्ष और समन्वय स्थापित करने के साथ साथ आधुनिक परिभाषा जो हमारे पास बना वह है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही जो है वह मानव भूगोल है, जिसे पॉल विडाल डी ला ब्लास ने कहा था। यानी कि संबंधों का जो अध्ययन करते हैं वह संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न यह संकल्पना होती है, जिसके अंतर्गत जो है मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है। अब हम जो है प्रकृति का मानवीकरण या मानव का प्रकृतिकरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से मानव को जो है संरक्षण प्रदान करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। यानी कि प्रकृति की जो पूजा करना था, उसकी रक्षा करना था, उसकी प्रचंडता से डरना था, ये सब, क्योंकि उस समय तक टेक्नोलॉजी का तो विकास हुआ नहीं था, बहुत ही निम्न विकास हुए थे, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और इसी के कारण हम जो है प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे, जिसे हम लोग कहते हैं नियतिवाद, निश्चयवाद विचारधारा, जिसके समर्थक जो हैं रेडजेल थे, जिन्होंने मानव और प्रकृति के संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब संभववाद विचारधारा। तो इस संभववाद विचारधारा का नाम से ही पता चलता है संभववाद कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इस प्रकृति के साथ, बदलाव के साथ हम कैसे रह सकते हैं। इसके अंतर्गत कहता है कि समय के साथ मनुष्य का विकास हुआ। इसके समर्थक जो थे विडाल डी ला ब्लास जो है इसके प्रबल समर्थक थे। अब वह प्रकृति से डरते नहीं थे, यानी कि मनुष्य का जब तकनीक का ज्ञान हुआ, मनुष्य ने जब कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ विकास किए, तो उसे प्रकृति से कुछ डर कम हुआ और प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। मनुष्य प्रकृति के अनुसार ढालने का मतलब हो गया कि पर्यावरणीय जो है परावर्तन या पर्यावरणीय जो समस्याएं थी उसके साथ मनुष्य जो है सामंजस्य स्थापित करने लगा। मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला। अब मनुष्य प्रकृति को स्वतंत्र होकर रहने लगा, यानी कि प्रकृति से स्वतंत्र, प्रकृति पर उसकी निर्भरता धीरे धीरे करके कम होने लगी। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था, यानी कि तकनीक के माध्यम से अपने विकास के क्रम में जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया उसके माध्यम से मनुष्य प्रकृति को बदल सकता था। तो दोस्तों अब हम मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा। जो प्राकृतिक संसाधन थे उन संसाधनों का इस्तेमाल करके मनुष्य अपने जीवन यापन को और सरल बनाने का प्रयास करने लगा। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया।
जैसे गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा आदि का बनाना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब संभववाद था, यानी कि प्रकृति के विरुद्ध में कार्य करने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होने लगी। तो प्रकृति मनुष्य किस प्रकार से बदलाव किया, तो यह मनुष्य की सोच ने बदला। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य अपने तकनीक, अपने ज्ञान का प्रयोग किया, वैसे वैसे जो है मनुष्य जो है वह संभावनावाद की ओर बढ़ते गया, जिसके प्रवर्तक जो थे वे प्रोफेसर डी लाप्लास थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रकृति को संभववाद यानी कि संभावनाओं के दायरे में लाया। किस प्रकार से मनुष्य जो है वह आगे जा सकता है, संभावनाओं को देख सकता है या फिर उस संभावनाओं के अनुसार आगे बढ़ सकता है। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ या मानव किस प्रकार से विकसित हुए। तो प्रकृति से किस प्रकार से वह लड़ करके आगे बढ़ा। उसके बाद का एक और विचारधारा है जिसे हम लोग कहते हैं नव निश्चयवाद का विचारधारा। इसके जो है प्रबल समर्थक जो थे वे थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इस जो है विचारधारा को दिया था, जिसके अनुसार उसने कहा था कि मनुष्य जो है प्रकृति और संभावनावाद के बीच में कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि नव निश्चयवाद का विचार धारा। यानी कि मनुष्य जो है प्रकृति के साथ जो है वह किस प्रकार से अपना कार्य कर सकता है, या कह सकते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने में ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहा। नव निश्चयवाद, जिसको मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद, नई संकल्पना के अनुसार न तो नितांत पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह से स्वतंत्रता है अर्थात संभववाद है। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो यह कहा गया कि मानव जो है प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर जो है वह विजय प्राप्त कर सकता है। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता बताती है, और वह कहती है कि मनुष्य जो है वह जो है एक प्रकृति के साथ बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से मनुष्य जो है वह अपना जीवन यापन कर सकता है, मनुष्य जो है उसका जीवन बेहतर हो सकता है। तो इसी के लिए उसने जो है संभववाद की विचारधारा को जो है वह थोड़ा नया मॉडल रूप दिया, जिसे नव निश्चयवाद की विचारधारा, कि प्रकृति के साथ जो है वह बेहतर से बेहतर संबंध स्थापित की जाए और संबंध स्थापित करके उसके अनुसार कार्य किया जाए, ताकि प्रकृति जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह सहायता कर सके या प्रकृति में हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से रह सकें। प्राचीन काल में मनुष्य जो है वह प्रकृति के रहस्यों की खोज की, ऋतु, ज्योति संबंधी ज्ञान या विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन किया, कंप्यूटर की खोज की, विभिन्न मानवीय क्रियाओं का मानचित्र प्रारूप तैयार किया, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के भूगोल के महत्व को समझा, भूगोल के सामान्य सिद्धांत के बदले विभिन्न क्षेत्र के स्थानीय स्थिति का अध्ययन किया और मानव कल्याण के मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग कहते हैं कि मानव जो है वह ज़्यादा बेहतर स्थिति में जो है प्रकृति के साथ रहने लगा, उसका जीवन यापन बेहतर हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी के विकास के अंतर्गत देखते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के नियम को समझने के बाद टेक्नोलॉजी का विकास किया, यानी कि तकनीक का विकास किया। इसके उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं जैसे घर्षण और ऊष्मा। घर्षण और ऊष्मा के संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे। डीएनए और अनुवांशिकी, इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों को पर जीत पा चुके हैं। आज जो है अनेक बीमारी जो है जिस पर हम विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी इधर 1-2 साल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कोरोना के कारण किस प्रकार से वैश्विक महामारी आई। इस महामारी से बचने के लिए अनेक टीके का खोज हुआ, तो ये प्रौद्योगिकी की ही देन है, जिसके अंतर्गत अब मनुष्य जो है कोरोना के टीके लगवा करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि बीमारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया।
तो डीएनए और आनुवंशिकी की खोज ने मनुष्य के जीवन को और बेहतर बनाया, उसके जाति उपजातियों को और बेहतर बनाने के लिए, अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए यह जो है कारगर साबित हुआ। तो तकनीक का विकास जो है, प्रौद्योगिकी का विकास जो है मनुष्य के जीवन को और ज़्यादा आसान बनाया। वायु गति के नियम से अधिक तेज गति के कारण वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है और हम तेज गति के वाहन भी बना पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य जो है किस प्रकार से अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए या फिर घर्षण ऊष्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करके, आग की संकल्पनाओं को प्राप्त करके या ऊष्मा के गति के नियमों को समझ करके, वायु के गति के नियम को समझ करके अनेक जो है परिवहन संसाधनों का प्रयोग किया। तो इस तरह से मनुष्य एक जिज्ञासी प्रवृत्ति का था, जैसे किसी वर्ग या समुदाय के मनुष्य कहाँ निवास करते हैं, क्यों निवास करते हैं, उनमें विभिन्नताएं क्या है, प्रकृति के साथ उसका संबंध क्या है, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां क्या है, उसका क्रियाकलापों का प्रभाव जो है भावी पीढ़ी पर किस प्रकार से पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में जो है विस्तार से अध्ययन करने के बाद जो है वह जो है मानव जो है और अधिक विकास किया या मानव विकास की ओर बढ़ गया। तो प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव जीवन के अनेक जो है संभावनाओं को जन्म दिया। अब इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति का मानव के अनुसार बदलना। तो समय के साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा और प्राकृतिक बलों को समझने के साथ साथ मनुष्य जो है प्रकृति को बदलने का प्रयास किया। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया प्राकृतिक बलों को समझने के कारण। तो मनुष्य जो है पर्यावरण और प्रकृति को जब समझा तो प्राकृतिक बलों को समझा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ सकते हैं कि गति के नियम। तो मानव ने यहाँ गति के नियमों के अध्ययन करने के साथ साथ मानव जो है वह बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, खलिहान, मैदान, चारागाह, अंतरिक्ष के उपग्रह आदि का विकास किया। इस प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण हुआ।